हेलो बच्चों, आशा करती हूँ आप सभी जो हैं अपने घरों पर स्वस्थ होंगे। कल जो है हमने अपनी अभिव्यक्ति माध्यम जो किताब है उसका जो चैप्टर 1 है विभिन्न माध्यमों के लिए लेखन, उसकी शुरुआत की थी। और उसमें कल जो है हमने प्रिंट माध्यम के बारे में पढ़ा था कि प्रिंट माध्यम के लिए हमें मुद्रित माध्यमों के लिए किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए, कैसे इनकी शुरुआत हुई, इन सब के बारे में कल हमने पढ़ा था। आज का हमारा टॉपिक है रेडियो। कल हमने पढ़ा था ना कि विभिन्न माध्यमों के लिए लेखन में कौन कौन शामिल है। प्रिंट, रेडियो, टेलीविज़न, इंटरनेट, ये सब शामिल हैं। तो आज हम पढ़ेंगे रेडियो के बारे में। रेडियो की क्या विशेषताएं हैं। एक तो ध्वनि, स्वर और शब्दों का खेल है। रेडियो के अंदर आपको ध्वनि सुनाई देती है, शब्दों के बारे में आपको जानकारी मिलता है। दूसरा, ये श्रोता संचालित माध्यम है। इसका मतलब क्या हुआ कि रेडियो में केवल हम सुन सकते हैं, ना देख सकते हैं उसके अंदर, बल्कि सिर्फ सुन ही सकते हैं। रेडियो पत्रकार को अपने श्रोता को ध्यान रखना चाहिए कि जो रेडियो पत्रकार है यानी कि रेडियो पर जो समाचार सुनाने वाला है उसे अपने श्रोताओं यानी कि सुनने वालों पर ध्यान देना चाहिए। कमियां क्या क्या हैं। अपनी मर्जी से समाचार बुलेटिन नहीं सुने जा सकते, क्योंकि हर कार्यक्रम का जो है एक समय निश्चित होता है कि यह कार्यक्रम इतने बजे से लेकर इतने बजे तक आएगा। हम अपनी मर्जी से ये नहीं है कि कभी भी रेडियो चलाया और समाचार सुन लिए। बुलेटिन के प्रसारण का इंतज़ार करना पड़ता है, यानी कि समय सीमा को ध्यान में रखते हुए हमें समाचार का हेडलाइन का ध्यान रखना पड़ता है। रेडियो एक रेखीय माध्यम है, यानी कि ये एक लाइन में चलने वाला, एक रेखा पर सिर्फ श्रव्य माध्यम है। रेडियो कैसा माध्यम है, ये कई बार आपसे 1 नंबर में पूछ लिया जाता है। रेडियो श्रव्य माध्यम है। इसमें सब कुछ ध्वनि, स्वर और शब्दों का खेल है। इन सब वजहों से रेडियो को श्रोताओं से संचालित माध्यम माना जाता है। रेडियो पत्रकारों को जो है अपने श्रोताओं का पूरा ध्यान रखना चाहिए। इसकी वजह यह है कि रेडियो के श्रोता को यह सुविधा उपलब्ध नहीं होती कि वह अखबार की तरह रेडियो समाचार बुलेटिन को अपनी इच्छा अनुसार कभी भी और कहीं भी सुन सके। अब आप अखबार पर कोई समाचार पढ़ते हैं तो उसे आप कभी भी, कहीं भी और किसी समय भी पढ़ सकते हैं, परंतु रेडियो पर ऐसा संभव नहीं है। उसे बुलेटिन के प्रसारण के समय का इंतज़ार करना होगा और फिर शुरू से लेकर अंत तक की बारी के बाद वो दूसरा समाचार सुनना होगा। इस बीच वह इधर उधर नहीं जा सकता है और न ही किसी गूढ़ शब्द या वाक्यांश का आने पर शब्दकोश का सहारा ले सकता है। यानी कि जब हम समाचार सुनते हैं तो कई बार ऐसे शब्द आ जाते हैं जिनका रहस्य बहुत गहरा होता है या जिनकी हमें जानकारी नहीं होती है। अगर रेडियो बुलेटिन में कुछ भी भ्रामक या अरुचिकर तो संभव है कि श्रोता स्टेशन को तुरंत बंद कर देगा। अगर आपको कोई खबर अच्छी नहीं लगती है तो आप क्या करेंगे कि रेडियो स्टेशन को बंद कर देंगे। दरअसल रेडियो मूलतः एक रेखीय यानी कि लीनियर माध्यम है और रेडियो समाचार बुलेटिन का स्वरूप, ढांचा और शैली इस आधार पर ही तय होता है, अर्थात रेडियो पत्रकार को अपने प्रस्तुत किए गए समाचार या अन्य करंट अफेयर्स के कार्यक्रमों तथा मनोरंजन कार्यक्रमों का फीडबैक तुरंत नहीं मिल पाता है। उसे अपने उपभोक्ता अथवा श्रोता की प्रतिक्रिया की जानकारी तुरंत नहीं मिलती है। उसके द्वारा प्रसारित कार्यक्रम की सफलता या असफलता के बारे में तुरंत कोई निष्कर्ष नहीं निकाला जा सकता है। मतलब कोई तुरंत प्रतिक्रिया हम रेडियो समाचार के ऊपर नहीं कर सकते हैं। रेडियो व टीवी की तुलना। रेडियो की तरह टेलीविज़न भी एक रेखीय माध्यम है, लेकिन वहाँ शब्दों और ध्वनियों की तुलना में दृश्यों, तस्वीरों का जो है बहुत अधिक महत्व रहता है। टीवी में शब्दों और दृश्यों के अनुसार जो है उनके सहयोगियों के रूप में चलते हैं, लेकिन रेडियो में शब्द और आवाज़ के अलावा कुछ भी नहीं होता है। रेडियो के लिए श्रोताओं को बांधे रखना कठिन चुनौती है। वैसे तो तीनों ही माध्यमों प्रिंट, रेडियो और टीवी की अपनी अपनी चुनौतियां हैं, लेकिन संभवतः रेडियो प्रसारणकर्ताओं के लिए अपने श्रोताओं को बांध कर रखना जो है एक सबसे बड़ी चुनौती है। रेडियो समाचार की संरचना की। रेडियो समाचार कैसा और किस
की शैली में लिखा जाना चाहिए। रेडियो समाचार के लिए जो है समाचार लेखन अखबारों से कई मामलों में अलग होता है, क्योंकि दोनों माध्यमों की प्रकृति जो है अलग अलग होती है, इसलिए समाचार लेखन करते हुए उनका ध्यान रखना ज़रूरी है। रेडियो समाचार की संरचना अखबारों या टीवी की तरह जो है उल्टा पिरामिड शैली पर आधारित होती है। इन्वर्टेड पिरामिड। चाहे आप किसी भी माध्यम के लिए समाचार लिख रहे हैं, समाचार लेखन की सबसे प्रचलित, प्रभावी और लोकप्रिय शैली जो है वो उल्टा पिरामिड शैली है। कई बार आपसे प्रश्न पूछ भी लिया जाता है कि रेडियो पर, अखबारों में या टेलीविज़न पर जब कोई समाचार लिखा जाता है तो वो कौन सी शैली में लिखा जाता है? उल्टा पिरामिड शैली में। सभी तरह के जनसंचार माध्यमों में सबसे अधिक यानी 90% खबरें जो हैं इसी प्रकार से कवर की जाती हैं। उल्टा पिरामिड शैली में समाचार के सबसे महत्वपूर्ण तथ्य को सबसे पहले लिखा जाता है। यानी कि उल्टा पिरामिड शैली में क्या किया जाता है? उल्टा पिरामिड शैली का मतलब क्या है कि पिरामिड को उल्टा बना देना। अब आपको क्या दिखता है जब आप पिरामिड को उल्टा कर देंगे? वो एक त्रिभुजाकार का होता है। जब उस त्रिभुज को आप उल्टा कर देते हैं तो जो नीचे की चौड़ी लाइन होती है वो ऊपर आ जाती है और कम हिस्सा जो है वो सबसे नीचे चला जाता है। यानी कि जो सबसे महत्वपूर्ण बात है वो सबसे पहले बता दी जाती है और घटते जो समाचार है वो एक छोटा सा रूप ले लेती है। तो उल्टा पिरामिड शैली में समाचार के सबसे महत्वपूर्ण तथ्य को सबसे पहले रखा जाता है, उसके बाद घटते हुए महत्व क्रम के अन्य तथ्यों और सूचनाओं को लिखा और बताया जाता है। इस शैली में किसी घटना, विचार या समस्या का ब्यौरा जो है कालानुक्रम यानी कि समय के अनुसार देने की बजाय महत्वपूर्ण तथ्य या सूचना से शुरू होता है। जो सबसे महत्वपूर्ण बात होती है वो सबसे पहले बताई जाती है, फिर उसके बाद जो कम महत्वपूर्ण बात होती है वो उसके बाद, और जो बिल्कुल ही ऐसा है कि वो जानकारी रखें या ना रखें उसे जो है सबसे अंत में बताया जाता है। तात्पर्य यह है कि उल्टा पिरामिड की कहानी की तरह क्लाइमैक्स अंत में नहीं बल्कि खबर के बिल्कुल शुरू में आ जाता है। आप देखते हैं किसी भी फिल्म की जो एंडिंग है आप उसका वेट कर रहे होते क्या एंडिंग होगी, परंतु उल्टा पिरामिड शैली में जो क्लाइमैक्स होता है, जो सबसे महत्वपूर्ण चीज़ होती है वो सबसे पहले दिखा दिया जाता है। उल्टा पिरामिड में कोई निष्कर्ष नहीं होता है। उल्टा पिरामिड शैली के तहत समाचार को 3 हिस्सों में बांटा जाता है। कौन कौन से? इंट्रो, बॉडी और समापन। इंट्रो को जो है मुखड़ा भी कहा जाता है। समाचार के इंट्रो या लीड को हिंदी में मुखड़ा कहा जाता है। कई बार आपसे प्रश्न भी पूछ लिया जाता है इंट्रो या मुखड़ा क्या होता है। तो इसमें खबर के मूल तत्व को जो है शुरू से 2 या 3 पंक्तियों में बताया जाता है। यह खबर का सबसे अहम हिस्सा होता है। इसके बाद बॉडी में समाचार को विस्तृत ब्यौरे को घटते हुए क्रम में लिखा जाता है। हालांकि उल्टा पिरामिड शैली में अलग समापन जैसी कोई चीज़ नहीं होती है। यहाँ तक कि प्रासंगिक तथ्य और सूचनाएं भी दी जाती हैं। अगर ज़रूरी हो तो समय और जगह की कमी को देखते हुए आखिर कुछ लाइनों या पैराग्राफ को काटकर हटाया भी जा सकता है। उस स्थिति में खबर वहीं पर समाप्त हो जाती है। मतलब क्या है कि जो सबसे महत्वपूर्ण बात होती है वो सबसे पहले दर्शकों को या श्रोताओं को या पाठक वर्ग को पहले ही बता दी जाती है। उसके बाद जो आपको हेडलाइन मिलती है उस हेडलाइन का विस्तृत रूप यानी कि जिसे बॉडी कहा जाता है वो दर्शकों के, पाठकों के या श्रोताओं के सामने आता है। समापन का जो कोई अंत ज़रूरी नहीं है क्योंकि उसे जो है 1 या 2 पैरे से घटाकर 1 या 2 पंक्ति में भी बताया जा सकता है। रेडियो के लिए समाचार लेखन के लिए कुछ बुनियादी बातें यानी कि महत्वपूर्ण
महत्वपूर्ण बातें। रेडियो के लिए समाचार कॉपी तैयार करते हुए जो है कुछ महत्वपूर्ण बातों को ध्यान में रखा जाता है। साफ़ सुथरी और टाइप्ड कॉपी होनी चाहिए, मतलब एक तो साफ़ सुथरी होनी चाहिए, उसमें गलतियाँ अशुद्धियाँ कम से कम होनी चाहिए और टाइप की हुई होनी चाहिए। रेडियो समाचार कानों के लिए यानी सुनने के लिए होते हैं, इसलिए उनके लेखन में इसका ध्यान रखना ज़रूरी होता है। लेकिन एक महत्वपूर्ण तथ्य नहीं भूलना चाहिए कि सुने जाने से पहले समाचार वाचक या वाचिका उसे पढ़ते हैं और तब वह श्रोताओं तक पहुंचता है। इसलिए समाचार कॉपी ऐसे तैयार की जानी चाहिए, उसे पढ़ने में वाचक कौन होता है? जो समाचार पढ़ रहा होता है रेडियो पर, वो कोई लेडीज़ भी हो सकती है और कोई जेंट्स भी हो सकता है, उसे कोई दिक्कत ना हो। अगर समाचार कॉपी टाइप या साफ़ सुथरी नहीं है तो पढ़ने के दौरान उन्हें असुविधाओं का सामना करना पड़ता है, जिससे श्रोताओं का जो है ध्यान बढ़ता है। क्या है? प्रसारण के लिए तैयार की जा रही समाचार कॉपी को कंप्यूटर पर ट्रिपल स्पेस मतलब गैप में टाइप किया जाना चाहिए। कॉपी के दोनों ओर पर्याप्त हाशिया छोड़ा, जो हम हिस्सा छोड़ते हैं वो छोड़ा जाना चाहिए। पंक्ति के आखिर में कोई शब्द अधिकतम एक लाइन में जो है 12 से 13 शब्द होने चाहिए। पंक्ति के आखिर में कोई शब्द विभाजित नहीं होना चाहिए, मतलब आधा कटा हुआ नहीं होना चाहिए। प्रत्येक लाइन में कितने शब्द हैं इस बारे में एक सुसंगत होने से बुलेटिन के संपादक को यह तय करने में सुविधा होती है कि कुल शब्द संख्या के आधार पर कितनी खबरें लेनी हैं और इस खबर को कितना बड़ा लेना है। समाचार कॉपी में ऐसे जटिल या उच्चारण में कठिन शब्दों, संक्षिप्ताक्षर मतलब शॉर्ट फॉर्म में हमें किसी भी शब्द को नहीं लिखना चाहिए। अंक इत्यादि को नहीं लिखना चाहिए। जैसे अगर गिनती के आंकड़े हैं तो उन्हें अंकों की बजाय जो है हमें शब्दों में लिखना चाहिए। अंकों में लिखने के मामले में हमें खास सावधानी रखनी होती है। जैसे 1 से 10 तक के अंकों शब्दों में और 11 से 999 तक के अंकों में लिखा जाना चाहिए, लेकिन 2, 8, 3, 7, 5, 5, 0 लिखने की बजाय जो है अगर इतनी बड़ी कोई संख्या आ जाती है तो उसे अंकों की बजाय हमें शब्दों में लिखना चाहिए। वो कैसे? 28,37,550 लिखा जाना चाहिए, जिससे पढ़ने वाले को आसानी हो और सुनने वाले को भी असुविधा का सामना न करना पड़े, इसलिए हमेशा ध्यान रखना चाहिए। इसी तरह अखबारों में प्रतिशत और डॉलर जैसे संकेत चिन्हों के काम चल जाता है, क्योंकि ये जो है पाठक वर्ग देख लेता है कि किस चीज़ का साइन है, परंतु रेडियो में जो है इस तरह के साइनों का, चिन्हों का इस्तेमाल नहीं किया जाता है, क्योंकि प्रतिशत या डॉलर जो है वहाँ पर लिखा होगा तो पढ़ने वाले को जो है आसानी होगी। जहाँ भी संभव हो, उपयुक्त हो, दशमलव को उसके नज़दीकी पूर्णांक में लिखना बेहतर होता है। जैसे अगर 99.5 है या 99.9 है तो उसे अगर हम पूरा 100 लिख देंगे तो पढ़ने वाले को भी आसानी होगी और सुनने वाले को भी आसानी होगी। इस तरह की वित्तीय संख्याओं को उनके नज़दीकी पूर्णांक में लिखना चाहिए, लेकिन उसके कुछ अपवाद भी हैं। जैसे खेलों में अगर स्कोर 99 हुआ है तो 99 रन बनाकर ही हम ये कहेंगे कि सचिन तेंदुलकर आउट हुए हैं, हम ये नहीं कहेंगे कि 100 रन बनाकर जो है वो आउट हुए हैं। इसी तरह मुद्रास्फीति के जो आंकड़े हैं नज़दीकी पूर्णांक में नहीं बल्कि दशमलव में ही लिखे जाने चाहिए। जैसे पिछले तिमाही में मुद्रास्फीति की जो दर है वो 5.8 पर बनी हुई है, हम इसे पूरा नहीं कर सकते हैं। रेडियो समाचार में अत्यधिक आंकड़ों और संख्या का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए, क्योंकि श्रोताओं के लिए उन्हें समझ पाना कठिन होता है। आंकड़े तुलनात्मक हो तो बेहतर है। इसलिए अब और क्या है? डेडलाइन, संदर्भ और संक्षिप्ताक्षर प्रयोग। डेडलाइन मतलब जो समय सीमा है उसी को ध्यान में रखते हुए, और संक्षिप्ताक्षरों का प्रयोग कैसे प्रयोग किया जाना चाहिए। रेडियो में अखबारों की तरह डेडलाइन अलग से नहीं बल्कि समाचार में ही गुथी होती है। हम इसकी चर्चा पहले कर चुके हैं। इसी तरह समाचार में समय संदर्भ का जो मसला भी है वो महत्वपूर्ण है। अखबार दिन में एक बार, वह भी सुबह छपकर
होकर आता है। रेडियो पर जो समाचार है वो 24 घंटे समाचार चलते रहते हैं। श्रोता के लिए समय फ्रेम जो है हमेशा आज होता है, यानी कि जब भी हम समाचार सुनते हैं, जिस समय भी सुनते हैं, वहाँ आज शब्द का प्रयोग किया जाता है। इसलिए समाचार में आज सुबह, आज दोपहर, आज शाम, आज तड़के इत्यादि का इस्तेमाल होता है। इसी तरह बैठक कल होगी, कल हुई बैठक में इन शब्दों का प्रयोग किया जाता है। इसी सप्ताह, अगले सप्ताह, पिछले सप्ताह, इस महीने, अगले महीने, पिछले महीने, इस साल, पिछले साल, अगले बुधवार या पिछले शुक्रवार का इस्तेमाल करना चाहिए। यानी कि अगर हमें बीती हुई बात के बारे में बताना है तो हमें कहना चाहिए पिछला, और आने वाले समय के बारे में बताना है तो आने वाला बुधवार, ऐसे बोलना चाहिए। और क्या है, संक्षिप्त अक्षरों का जो प्रयोग है वो हमें कम से कम करना चाहिए। बेहतर यही होगा कि उनके प्रयोग से जो है हम बचे। शुरू से पहले उसे पूरा कर दिया जाए, फिर संक्षिप्ताक्षर का प्रयोग किया जाए। संक्षिप्ताक्षरों के प्रयोग के दौरान यह देखा जाना चाहिए कि यह कितना लोकप्रिय है। जैसे WTO, यूनिसेफ, सार्क, ICI बैंक, ये जो है काफ़ी फेमस है। जो फेमस चीज़ होती है अगर उसका हम शॉर्ट फॉर्म में इस्तेमाल कर लेते हैं तो पाठकों को जो है, दर्शकों को जो है सुनने में आसानी होती है। लेकिन संक्षिप्ताक्षर कितना भी लोकप्रिय क्यों ना हो, दूर दराज और ग्रामीण क्षेत्रों में ज़्यादातर लोग आज भी इनके अर्थ जल्दी नहीं समझ पाते हैं। इसलिए WTO की जगह जो है हमें विश्व स्वास्थ्य संगठन का प्रयोग करना चाहिए। और PM, CM इत्यादि अगर कुछ संक्षिप्ताक्षर जो आसानी से पढ़े जा सकते हैं और आम आदमी उन्हें आसानी से समझ सकता है तो हमें ऐसे संक्षिप्ताक्षरों का प्रयोग करना चाहिए।